अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। भैया, आज का जो हमारा पॉडकास्ट करने का मकसद है वो ये है कि जब तमाम दुनिया में, जहान में, पाकिस्तान में पॉडकास्ट की जा रही है तो हम इस फैज़ से क्यों ना फैज़याब हों। जी हाँ जनाब, पाकिस्तानी बीइंग अ पाकिस्तानी, मुझे लगता है ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो सब करते हैं वो हम भी करेंगे। क्यों ना करें, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम तो करके दिखाएंगे। जब सब कर रहे हैं तो हमसे भी हो पाएगा। अब अच्छा है जैसा भी है, क्योंकि पहला पॉडकास्ट है, पहला एपिसोड है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। जहाँ तक बात है मेरे तेज़ बोलने की, तो ये मेरा नेचर है। मैं इस तरीके से बिल्कुल स्लोमो में जाके नहीं बोल सकती। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप लोग हमारे साथ रहिएगा और बने रहिएगा, और आपकी मोहब्बतें ही बताएंगी कि आपको कितना ज़्यादा पसंद आ रहा है। आज का जो हमारा एपिसोड है, क्योंकि पहला एपिसोड है, तो ज़रा आप लोगों को लग रहा होगा आज बहुत सारे मसले मसाइल और मामला से हम गुजरे। वो बात की बात है, वो हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अगर मैं नहीं बोलती रहूँगी, जो हमारी गेस्ट आज आई हैं वो क्या बोलेंगी, उनको भी बोलने का मौका देते हैं। वो भी जेमिनाई हैं और इनकी वजह से जो है आजकल बहुत फेमस है। पहले ही बता दूं आप लोगों को, आपके दिलों की धड़कन बढ़ा देती हैं। आप लोगों की हंसी जो है, मतलब पाकिस्तानियों की हंसी को नहीं आ रहा कंट्रोल। जी हाँ जनाब, आप लोगों की मुलाकात करवाएंगे गुलशन आरा से, जो कि बेबी बाजी, जो कि बहुत ज़्यादा हिट प्रोजेक्ट है, उन पे आ रही हैं, गुलशन आरा का कैरेक्टर कर रही हैं। आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मतलब मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि आपने जो है वो बिल्कुल स्लोमो की तरह बोलना, आपने बिल्कुल फॉलो कर लिया। देखिए, मैं उनमें से हूँ, अगला गिरा पिछला होशियार। तो मैं होशियार हो गई और मैं समझ गई कि आहिस्ता बोलना है, ठहराव रख के बोलना है, तो मैंने सोचा मैं स्लोमो पे जाऊँ। वैसे सबसे पहले तो आपको मैं वेलकम करती हूँ अपने पॉडकास्ट में। पहला एपिसोड है, आप बहुत खुश नसीब हैं कि मैंने आपको दावत दी है। लेकिन आप मेरी एक बहुत अच्छी सहेली हैं और मैं बहुत आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। आप तशरीफ़ आवरी आपने की, मुझे बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले ये बताइएगा, गुलशन आरा करके बात करूँ, जवेरिया नैयर करके बात करूँ, नाम बताओ किस नाम से बात करूँ? पहले शुरू से चलते हैं, जितनी सारी आपने बातें की और सवालात किए तो उसका वन बाय वन जवाब देते हैं। अच्छा भाई, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा अपने बहुत सारे दोस्तों में से कि आपने आज मुझे यहाँ अपनी पहली एपिसोड के लिए चुना। तो मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आपके इस शो के लिए और आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको खूब कामयाबियाँ और तरक्की अता करें, और ये शो कभी भी बंद ना हो। जब तक आप हयात हैं तब तक आप चलाएं, बूढ़ी हो जाएं हम चाहते हैं। कहकशां हिलती भी आ रही हूँ और ये शो कर रही हूँ जी, मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ। अच्छा, तो ये हो गई आपकी दुआएं आपके लिए। दूसरा भाई, जवेरिया नैयर नाम है मेरा, और एक कैरेक्टर किया गुलशन आरा। कोशिश की थी कि इसको बहुत अच्छे से कर सकूं, और जब किया ये कैरेक्टर तो मुझे तो अंदाज़ा भी नहीं था कि ये सबको इतना पसंद आएगा। हालांकि आपके सामने ये बहुत एक चालाक, मक्कार, घर को तबाह करने वाली, ख़राब मशवरे देने वाली ऐसी खातून है, लेकिन लोग इस कैरेक्टर को पता नहीं क्यों पॉजिटिव ले रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात कि लोगों को गुलशन आरा अच्छी लगती है। कहते हैं कि हाँ, जब ये गुलशन आरा और अज़रा आती हैं तो ना हमें लगता है कि मतलब इस ड्रामे में जो एक फ़न है वो इन दोनों की वजह से, हालांकि दोनों नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं और फिर भी लोग पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं कहूँगी कि थैंक यू सो मच लोगों के पसंद करने का। और आप मुझे जवेरिया कहें, कैंची कहें, भले। मैं इस वक्त कर रही हूँ कंचा चौक, एक ड्रामा है जो कि मन टीवी से हो रहा है। वैसे इजाज़त है, खुल्लम खुल्ला सारी चीज़ें, बुराइयाँ, तारीफ़ें सब कर हाय सकते हाय हाय हाय, हैं। आपको बिल्कुल इजाज़त है। तो मन टीवी है एक, और उसका एक ड्रामा है कंचा चौक, वो मैं कर रही हूँ आजकल। उसमें जो मेरा कैरेक्टर है, वैसे तो नाम उसका हुमा है, लेकिन वो इतनी चालाकू है, इतनी फंटर है, शपाटर है आसान लफ्ज़ों में, कि उसको इलाके वाले कहते हैं कैंची। अच्छा, हमारे ड्रामे का नाम कंचा चौक इसलिए है क्योंकि वो जो इलाका है ड्रामे में, तो वहाँ पर कोई 40, 45, 50 लड़कियाँ ही लड़कियाँ रहती हैं, वहाँ लड़के कम हैं। तो हर घर में 5-6 लड़कियाँ मौजूद हैं, तो वो मोहल्ला ऐसा है, इसलिए लड़कों ने वहाँ पे उसका नाम रख दिया है कंचा चौक। तो इसलिए हमने इस ड्रामे का नाम जो है, हमारी राइटर जोहा हसन साहिबा हैं, डायरेक्टर हमारे आमिर समद साहब हैं, और प्रोडक्शन मन टीवी की है तो कोमल प्रोडक्शंस है, और मैं उसमें अदाकारी कर रही हूँ, तो उनका भी मैं थैंक यू कहूँगी भाई।
ठीक है। अच्छा जवेरिया, सबसे पहले आते हैं हम गुलशन आरा से, हमने स्टार्ट किया, लेकिन उससे पहले भी बेशुमार कैरेक्टर्स कर चुकी हो तुम, तो कौन कौन से कैरेक्टर्स किए, कब से आगाज किया, कितना स्ट्रगल किया, क्या वो कहते हैं ना कि थाली में परोस के मिला, या फिर उसके लिए जी जान से और जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी? कहकशा, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह ताला का ना ख़ास करम होता है जिस ज़ोडिएक साइन से हम लोग हैं उन पर। इनके नसीब में मेहनत अगर ये करना भी चाह रहे होते हैं तो अल्लाह ताला ऐसे रास्ते बना देता है कि हमारे लिए ना आसानियाँ हो जाती हैं। और यही कुछ मेरे साथ भी हुआ है लाइफ में। मेहनत की, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी उफ़ मैंने तो जूतियाँ चटखा दी, मैंने तो भाई इतनी मेहनत की, मैं तो दर दर फिरी, मैं तो इधर प्रोडक्शन में जा जा के बैठती थी, इसकी मिन्नतें करती थी, उसकी मिन्नतें करती थी। ऐसा कुछ नहीं मैंने किया। मेरी ज़िंदगी के फ़ैसले, क्योंकि मैं कहूँगी कि मेरा राइटर, मेरा डायरेक्टर, मेरा प्रोड्यूसर मेरा रब है, तो उसने मेरे लिए बड़े आसान कर दिए मामलात। खुद ही अल्लाह ताला ने रास्ते बना दिए। अच्छा वो कैसे बने, शुरुआत करते हैं। मुझे सबसे पहले मेरी शादी हो गई थी, ठीक है जी। अच्छा शादी से पहले मैं बताती हूँ, मैंने कमर्शियल आर्ट्स जो है जिसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग कहते हैं उसमें मैंने ग्रेजुएशन किया। ठीक है, मतलब पढ़ी लिखी हैं आप। हाँ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग जानती हूँ, मुझे पता है फ़ाइन आर्ट्स क्या चीज़ है, तो शुरू से एक लगाव था। और अदाकारी का शौक़, सब कहते हैं ना कि बचपन से, तो मुझे ऐसा नहीं था कि बचपन से मुझे शौक़ था एक्टिंग का, लेकिन मुझे ना अच्छा लगता था, मैं कहती थी मुझे कुछ करना है, इसीलिए मैंने फ़ील्ड भी ऐसी चुनी थी फ़ाइन आर्ट्स की कि मैं कुछ अलग करूँ। अच्छा जी, वो भी हो गया, फिर शादी हो गई फ़ौरन ही, मतलब एक महीने मैंने जॉब की और मेरी शादी हो गई। शादी हो गई तो भाई उसके बाद 2-3 साल का गैप आ गया। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर नहीं यूज़ करोगे 6 महीने भी, तो आप बहुत दूर हो जाओगे। तो मेरा भी यही था, क्रिएटिव में माइंड से हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर की जो कमांड थी ना वो ख़त्म हो गई थी। मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मुझे कुछ करना है, मैं बोर हो गई, इकलौती बहू हूँ, कोई है ही नहीं, एक मियाँ ही मियाँ है मेरे, और एक सास हैं, एक ससुर हैं, सारा अपने काम वाम निपटा के फारिग बैठी रहती हूँ, कुछ करना है मुझे। एक दिन एक सीन आ रहा था एक ड्रामे में, तो वो कर रही थी मेड का कैरेक्टर। अब मैं बताऊँगी नहीं वो ड्रामा कौन सा था, और ख़ातून भी नहीं बताऊँगी कि बहुत बड़ा नाम है वो कर रही थी मासी का कैरेक्टर, और उनकी बेटी जो है वो हीरोइन होती है। अब लोग तो समझ गए होंगे यकीनन, बहुत पुराना नाम ले लो ना, क्या है? अच्छा, मासी और मलका। ठीक है। मासी और मलका में ये भी अगर मैंने नाम ले दिया ना मेरे दुश्मन बन जाएंगे, मैं नहीं बता रही भाई। तो उसमें खैर वो मासी का कैरेक्टर कर रही थी, मासी मलका ड्रामा बता दिया, अब आप सोच सकती हैं कौन कौन होंगी। वो मासी ना वैसी बनी नहीं थी जैसी उनको बनना चाहिए था। मैंने अपनी बहन से कहा, मैंने कहा यार मुझे मौका मिले ना, मैं ऐसी टिका के मासी बनूं, ये भूल जाएंगे लोग, ऐसी फंटर छपाटर मासी बनूंगी ना मैं, पक्की सराइकी, और जो है ना मतलब टोन वही वाली पकड़ूंगी, क्योंकि हमारे यहाँ आपको पता है ज़्यादातर बंगाली और सराइकी जो हैं वो इस पेशे में हैं। तो मैंने कहा मैं ना वही वाली बनूंगी, और बंगाली भी बनती तो मैं बहुत अच्छी, लेकिन ये मैं बहुत अच्छा करती। बस ऐसे ही एक दिमाग में आया, और फिर अपने मियाँ को मैंने मनाना शुरू किया, क्योंकि मेन बंदा तो घर का मियाँ ही होता है ना। तो मैंने अपने मियाँ को कहा, मैंने कहा भाई मुझे ना एक्टिंग करनी है। कह रहे हैं ये क्या हो गया, अचानक बम फूट गया। तो कह रहे हैं अम्मा अब्बू। मैंने कहा तो क्या हो गया। देखें इंसान जो है, आप खुद तो कहते हैं कि औरत जो होती है, मतलब बीवी जो होती है, वो उसकी भी एक अपनी लाइफ होती है, अपनी ज़िंदगी होती है, अपने मामलात होते हैं। वो कोई खुदा न खासा आपका पैट थोड़ी है, डॉग वॉग के आप उसको पट्टा डाल के रखें, उसको भी जीने लें। तो फिर अब आपके वो कहाँ गए फ़लसफ़े। तो मुझे कह रहे हैं अच्छा चलो ठीक है। मैंने कहा बाकी काम मैं कर लूँगी, आप सिर्फ जो है ना मुंह दे दीजिएगा ख़ानदान को पूरे, क्योंकि मेरे भाई बहन उनको भी बुरा लगेगा और सबको। तो क्योंकि ये एक आम सी बात है यार, हमारे जैसे जो लोग होते हैं वो नॉर्मल लोग, वो उनके अमूमन फैमिलीज़ में जिसने किसी ने अदाकारी ना की हो, और वो अगर इस तरह से आ जाएँ अचानक से, तो कुछ होगा ना। हाँ। वैसे ही फ़ाइन आर्ट्स पढ़ने पे इतने ऑब्जेक्शंस हो रहे थे मेरे घर में कि लो भाई को एजुकेशन में तो पढ़ रही हैं, दूसरा ये फ़ाइन आर्ट्स, अब ये पेंटिंग्स और मिट्टी के पुतले और ये चीज़ें बनेंगी, तो वो चीज़ें भी थी। ठीक है, बड़ा मुश्किल होता है, और टैलेंट इन्हीं फैमिलीज में छुपा होता है। मतलब हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट। हस्बैंड ने मेरे बड़ा सपोर्ट किया मुझे, ये बात है। ठीक है। फिर उसके बाद बाकी सब सही हो जाते हैं, सब कहते हैं अच्छा ये कर रही है तो भाई सही है। अच्छा भाई फिर वहाँ चले गए, वहाँ से ना इजाज़त मिली, तो मैंने अपने पुराने स्टोर रूम को खंगाला, और वहाँ पे हमारे क्रिएटिव हेड थे। आज तो मैं सबके नाम लूँगी, मेरा दिल चाह रहा है ताकि उनका थैंक यू कर सकूँ। फराज आलम साहब थे हमारे क्रिएटिव हेड इंटरफ्लो एड एजेंसी में। उनको मैंने कहा भाई फराज सर मुझे ना एक्टिंग करनी है, और मैं क्या करूँ। तो कहने लगे एक्टिंग करो। मैंने कहा नहीं, मुझे डायरेक्शन करनी है।
फौरन चेंज ना। मैंने कहा मुझे डायरेक्शन करनी। कह रहे हो भाई पहले डायरेक्टर बनने से पहले ना आपको असिस्ट करना होता है। मैंने कहा मैं करूँगी। मुझे लगा क्योंकि उससे पहले कुछ टाइम पहले अखबार में देख के और मैं किसी घटिया से प्रोडक्शन हाउस में चली गई थी। शाबाश है मेरे मियाँ को, बेचारे मुझे ले भी गए और मैं उल्टे कदम वहाँ से, मतलब यूँ ऐसे मैंने जस्चर दिया बैठने का। और जो मैंने उस प्रोडक्शन हाउस में गंदगियाँ देखी, मट्टी टेबल पे इतनी इतनी, अंदर एक काला आदमी बैठा हुआ था, मैं यूँ आधी बैठी हूँ, यूँ ही निकल गई दरवाजा। कौन सा प्रोडक्शन हाउस? यार वो बेचारे को अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उस मासूम आदमी को। उसका नाम था वाजिद करके कुछ, और वो बड़ा किस्सा भी हाईलाइट हुआ था। वाजिद, एनी और के इलेक्ट्रिक के लीगल एडवाइज़र थे फ़हीमुल करीम साहब, जिनको डीएचए में कोई बंदी तीनों को मार के चली गई थी। वो किसी को ब्लैकमेल वगैरह कुछ ऐसा वाला चक्कर होगा। अच्छा मैं वहाँ गई और मैं ना यूँ ही उल्टे कदमों वापस। थोड़ी देर में उस बंदे का फ़ोन आता है, आप कहाँ गई? मैं तो फ़ोन ही ना उठाऊँ। उसकी शक्ल मुझे फ़ोन के अंदर दिख रही थी, मतलब नंबर में फ़ील हो रही थी कि या अल्लाह ये आदमी तो सही नहीं लग रहा मुझे, मतलब शक्ल से कैरेक्टर सोच लिया मैंने। खैर वो कॉल करा, मैंने नहीं उठाया। फिर मुझे ना दिल में एक हुआ कि उठा लूँ, इतना फ़ोन कर रहा है। कह रहा है ये मुझे बहुत, मेरी बेइज्जती हुई है कि आप यहाँ से उठ के चली गई, आप क्यों गई? मैंने कहा सर मुझे आपका ऑफिस नहीं लग रहा था। अच्छा। हाँ, मैंने कहा मेरा दिल नहीं मान रहा था। और उस वक्त मेरी एज क्या होगी यार, मैं मतलब 23 साल की थी। ओके। हाँ, तो मैंने कहा कि अच्छा, जब तक आपके बच्चे थे, बच्चे हो चुके हो थे? गया था मेरा। अच्छा माशाल्लाह, नुमान हो चुका था। नुमान हो चुका था। तो मैंने कहा ये मुझे आपका ऑफिस नहीं लग रहा था। कह रहे हैं अभी हम नए शिफ्ट हुए। मैंने कहा आपने ऐड लगा दिया, नए शिफ्ट हुए। मैंने कहा सर मेरा दिल नहीं मान रहा था, मैं चली गई इसलिए। कह रहे हैं अच्छा आप वापस आएँ। मैंने कहा मैं तो नहीं आ रही। कह रहे हैं अच्छा आप कल वल आएँ, आप जब कहेंगी आप यहाँ पर आइए और आप कम से कम मेरे साथ चाय पीजिए। मतलब अगर वो नेगेटिव इंसान था तो वो बेचारा, देखें अल्लाह ने यहाँ उसको पॉजिटिव कर दिया। बिल्कुल। क्या मेरे लिए। मैं अगले दिन ना फिर दोबारा गई। अब अंदर तो था ना कि यार बेचारा इतना बुला रहा है, चलो जाके तो देखूं। मैं खैर चली गई तो भाई ऑफिस का नक्शा ही बदला हुआ, साफ सुथरा सारे मामलात ओके। वो अंदर प्रोड्यूसर की तरह यूँ सिगरेट पीते हुए बैठे हुए। मैंने कहा ये मुझे ये अच्छी नहीं लगती सिगरेट ना, ये इसको ज़रा आप बंद कर दें। अच्छा वो भी उसने मान ली मेरी बात। बहरहाल मैंने उनके साथ काम किया। उन्होंने मुझे कहा कि जवेरिया आप जो है ना हमारे यहाँ कास्टिंग का काम करेंगी। मैंने कहा कास्टिंग का काम? मैंने कहा कोई कास्टिंग की क्या, कौन सा कोई? तो कह रहे नहीं आपने ना कास्ट करना होगा लोगों को, उनके पोर्टफोलियोज बनाने होंगे। हमें नहीं पता, हम मासूम थे उस वक्त। मैंने कहा अच्छा वो हम एक उस वक्त मासूम थे कि हमें देखो हमें पता नहीं ना कि होता क्या है क्या नहीं है। मैंने कहा अच्छा तुम यकीन करो मैं अपना छोटा सा बच्चा लेकर ऑफिस जाती थी। 1 महीना मैं बेवकूफ़ बनी हूँ और वो 1 महीने में मुझे इतना अच्छा अल्लाह ताला ने रास्ता दिखा दिया कि फिर मैं वहाँ से इंडस विजन चली गई। ठीक है, वो जो फराज आलम साहब थे ना, उन्होंने मुझे, अली कामदार एक डायरेक्टर हैं, उनके पास भेज दिया था कि आप वहाँ पर जाएं और ये जाल ड्रामे की रीमेकिंग कर रहे हैं इंडस विजन वाले, तो आप उसको असिस्ट करें। और ये कितने साल पुरानी बात है? यार ये है 2011 की बात है। ठीक है, तो टोटल टाइम अगर हम लगाएं तो कैलकुलेट करें कितने टाइम हो गया आपको फील्ड में? अब गिनो तुम, मैं तेरी बात बताती हूँ, तुम गिनती करो। अच्छा उसके बाद ये हुआ कि वो वाजिद साहब ने खैर कहा कि इस तरह से आपको करना है और आपने लोगों के पोर्टफोलियोज बनवाने। मैंने कहा ओके। मैंने ना लोगों को लाइन अप करना शुरू कर दिया। इतने मासूम लोग हैं हमारे यहाँ, इतने सारे लोग हैं, तुम यकीन करो वो पाप मैं अपना ना आज तक धोती हूँ। किसी को नहीं पता कि मेरी शक्ल पे, मेरे मासूम बच्चे की शक्ल पे लोग आकर 10-10 हज़ार में हमसे पोर्टफोलियोज बनवा रहे थे। ओह माय गॉड। मैंने उस बंदे को 2 लाख रुपए का बिजनेस दिया 10 दिन में। और उन्होंने आपको क्या दिया? मुझे उन्होंने कहा तुम्हें पर बंदा 1000 रुपए देंगे। मैंने कहा अच्छा। मैंने पहला जो शूट रखवाया तो वो उसमें 10 लोग आ गए, 10 का मतलब 10,000 रुपये। वो 10,000 भी अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, उसमें से उन्होंने मुझे 5,000 रुपये दिए। ठीक है, लोगों को मुंह मैंने बाद में इतने सालों तक दिया है क्योंकि वो तो मर गए थे और मैंने लोगों के पोर्टफोलियो बनवा लिए थे। और उनको मैंने कहा था भैया मैं आपको टीवी में काम दिलाऊंगी, मेरी पहुंच ही नहीं टीवी तक। मुझे तो वो जो उन्होंने ब्रीफ किया, मैंने कहा ओके। मुझे भी यकीन आया यार इसने तो ये सीन दिखा रहा है। वो जैसे आजकल होता है ना, हमारे कोई बच्चियाँ आती हैं नई नई, वो नर्स का कैरेक्टर कर देती हैं, कोई छोटा मोटा कैरेक्टर कर लिया, कोई मेड का कर लिया, तो वो वाले सीन्स रख के बैठे थे नए लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। देखो भाई ये सीन, ये हमने ड्रामा, इसकी कास्टिंग हमने करके दी है। अब हमारे जहन, हम तो बेवकूफ़ बन गए ना कि भाई इनकी तो फला चैनल में भी है, फला में भी है। उस मजबूती को जहन में रखते हुए कि हम मजबूत हैं,
हमने लोगों को जमा करना शुरू कर दिया, तो लोग भी बेचारे आ गए कि यार ये तो बेचारी अच्छी हैं, मतलब वो हैं, मैरिड हैं, बच्चा है छोटा, तो ये धोखेबाज नहीं होंगी। भाई उस आदमी ने 4 दफ़ा पोर्टफोलियोज बनवाए लोगों के, मतलब 10, 20, 30, 40 लोगों के मैंने पोर्टफोलियोज बनवाए उस 1 महीने में। और उसके बाद वो ऑफिस, एक दिन मैं जाती हूँ तो ऑफिस बंद, ताला लगा हुआ है, मुझे ही नहीं पता। अल्लाह अकबर, मतलब आपके साथ इतना बड़ा गेम हो गया और आपको पता ही नहीं। बिल्कुल, मासूमियत की इंतहा हो गई यार। और ये हर आने वाला नया बंदा मासूम होता है, इसलिए इन सारी बातों का एक कंक्लूजन भी होगा जो कि मैं आप लोगों को दूंगी और मैं बताऊंगी कि राइट वे क्या है। हर एक में एक अदाकारी का जरासीम होता है, हर एक में, मतलब ये कि कुछ लोगों में, जो लोग चाहते हैं एक्टिंग करना, उनको राइट वे नहीं मिलता, इसलिए जो डिजर्विंग लोग हैं ना वो उस जगह तक पहुंच नहीं पाते। वो जो पाप मैं धोती हूँ वो मैं आज तक धोती हूँ कि मैं इधर उधर कहीं किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रही होती हूँ, सॉरी माई बात काटी मैंने, प्रोजेक्ट में काम कर रही होती हूँ, तो अगर मेरे कानों से भी कुछ गुजर जाता है ना, यार वो फला कैरेक्टर के लिए उसको बुलाना है उसको, तो मैं आज उन बेचारों को जानती नहीं हूँ। बेचारे बच्चे आज पता नहीं कहाँ बिजनेस कर रहे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई बाहर चला गया, वो बेवकूफ़ बन गया 10,000 रुपये में। लेकिन जो अब नए वाले हैं ना, जो मुझे कोई कह देता है कि जवेरिया आप हमें एक्टिंग करवा देंगी, हमें वॉइस ओवर करनी है, आप करवा देंगी, तो मैं फ़ौरन मैं कहती हूँ अच्छा 1 मिनट मैं बुलाती हूँ, तो मैं फ़ौरन बुलवाती हूँ। मैं आज तक लोगों की हेल्प कर रही होती हूँ और ये करते 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 मतलब मेरी नेचर है ये। मतलब आप अपने वो जो पाप पाप धो आपसे हाँ जो हुए थे वो आप अब धो रही हैं। ठीक है, ये अच्छी बात है धोना। लेकिन अच्छा ये मुझे ये बताइए कि आपने बताया कि 2011 से आपने कैरियर का आगाज़ किया, उसमें जो है आपने बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स भी किए, एक छोटे छोटे कैरेक्टर्स से लेकर ये गुलशन आरा का कैरेक्टर तक सफ़र जो निभाया आपने, उसमें कितनी प्रॉब्लम्स जो है जवेरिया नैयर ने देखी। रोना मत, रोए चलो रोती वोती मैं कहाँ हूँ, तुम्हें पता है, मैं सुनती हूँ बात को गौर से कि अच्छा, और जवाब तैयार कर रही होती हूँ दिमाग में कि मुझे क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पे झूठ बोलने का कोई वो नहीं है भाई गेम। और बहुत सारे लोग देखने वाले ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस लोग होते हैं कि वो आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के, आपकी आंखों को देख के पकड़ लेते हैं झूठ बोल रही है साली। साली भी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं देखने वालों का, ये होता है कि अबे कितनी झूठी है ये, तो ऐसा कुछ भी नहीं भाई, जो बोलेंगे सच बोलेंगे, सच का सिवा कुछ भी नहीं बोलेंगे। अब तुमने मुझे कहा कि कैसे हम गुलशन आरा तक पहुँचे, तो बस करते 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 काम, कहीं से कुछ ऑफ़र हुआ काम के भाई ये कर लें, फला फिल्म में है, ये कैरेक्टर है, ये कर लें, ऐसे कर लें। लोगों ने मुझे कहा भी बहुत कि ओ हो तुम तो इतनी मोटी हो, तुम अपना वज़न कम करो। अच्छा एक दौर आया मुझ पर, मुझे जुनून हुआ, अभी इसी साल की बात है, मैंने अपना 20 किलो वज़न कम किया। अच्छा उसके बाद आज मैं परेशान हूँ, मैंने ये कपड़े पहन के नहीं आना था। मैं जो कपड़े पहनने के लिए मैंने निकाले उसका ट्राउज़र मुझे फंस गया। वो जब फंसा तो मैंने कहा अल्लाह मैं इतनी मोटी हो गई, मतलब दोबारा मेरा 15 किलो वज़न बढ़ चुका है। अब मैं कह रही हूँ या अल्लाह, और प्लीज़ सुनने वाले भी और तुम भी मेरे हक़ में ख़ास दुआ करें कि अल्लाह मुझे दोबारा हिम्मत ताकत दे दे वो वाली, कि मैं फिर से डाइट शुरू कर दूँ। क्योंकि आप स्मार्ट हो के इतना एंजॉय करते हो लाइफ को, भाग दौड़ ये वो एक्टिव, ऐसा लगता है कोई बूस्टर लग गया आपको। ये मोटा आदमी ना यूँ पड़ा होता है, ठुस हो जाता है, ठुस हो जाता है। मेरी हालत आजकल ठुस वाली है। तो पहुँचते पहुँचते हम गुलशन आरा तक ऐसे ही पहुँच गए, काम करते रहे, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के साथ काम किया, सीनियर्स, हमारे सीनियर्स से मुझे बड़ी सपोर्ट मिली। भाई मैं इस जगह पे एक और नाम लेना भी नहीं भूलूंगी, एक तो आई ड्रीम प्रोडक्शन का थैंक यू, जिसमें नवीद भट्टी साहब हैं और अदील सूरी साहब हैं, उनका थैंक यू कि उन्होंने एक्सेप्ट किया मुझे, जो सजेस्ट किया वो जवेरिया सऊद साहिबा ने किया। जवेरिया सऊद ने हमारे जो प्रोडक्शन है आई ड्रीम, उनको याद दिलाया कि जवेरिया नैयर भी है, उसको मेरी फ्रेंड के कैरेक्टर के लिए आप बुलाएं। क्योंकि मैं और जवेरिया एक औरत गर्दी उर्दू फ्लिक्स की फिल्म थी, उसमें हमने काम किया था, तो वहाँ पे उनका और मेरा एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा, तो उन्होंने मुझे याद रखा, बड़ी बात है। और 3 साल के बाद जवेरिया ने तकरीबन नहीं 2 साल बाद, 2-2.5 साल बाद उन्होंने मुझे वहाँ पे रेफ़र किया। तो जब रेफ़र किया तो मैं वहाँ पहुँच गई। अब जब गए तो वो मुझे उन्होंने कहा भाई गुलशन आरा, ब्रीफिंग ऐसी थी उसकी, गुलशन आरा कैरेक्टर है भाई, और वो रेप्लिका ड्रेसेस बेचती है और बहुत चालाक औरत है, और वो जवेरिया की दोस्त है, जवेरिया को खूब मशवरे देती है। आगे आगे देखें स्क्रिप्ट, मतलब उसमें जो है बताएंगे आपको कि वो जादू टोने और तावीज़ गंडे इन सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व करेगी जवेरिया को। मैंने कहा जब जो होगा देखा जाएगा, होगा भाई, ये भी एक नॉर्मल सा कैरेक्टर, जहन में तो यही था। मैंने उस कैरेक्टर को बनाया, मैंने डायरेक्टर से कहा अच्छा मुझे बताएं मैं पेले में पेप्सी बन सकती हूँ इसमें? उन्होंने कहा बन सकती हैं। मैंने कहा ओके, मैं कुछ खा सकती हूँ? कोई छा लिया, कोई सौंफ, कोई पान वान?
जो अक्सर उस कैटेगरी के जो होते हैं, मतलब जो इस तरह के इलाकों में रहते हैं, लाइक जो कच्ची आबादी जिसको कह लिया जाए, हाँ वो जो होता है, हाँ कौन सा तबका, मुतवस्सिस तबका, मुतवस्सिस तबका, बिल्कुल। तो वो मुश्किल से डबल सीन है ना, तो नहीं बहुत इजी है, आप ट्राई करें। मुतवस्सिस, हाँ मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मैं फौरन, मेरा पिकर बड़ा अच्छा है बोलने में। खैर मैंने जो है वो वाला तबका मैंने जहन में रखा, फिर मैंने खंगाला बचपन से लेके आज तक मेरी नज़र में कितनी गुलशन आराएं गुजरी हैं। ठीक है। मैंने उसमें से एक गुलशन आरा को निकाला, फिर दूसरी गुलशन आरा को निकाला, तीसरी को निकाला, 3 का मिला के एक कॉम्बो बना दिया और गुलशन आरा बन गई। अच्छा कैसा लगा मेरी बहन आपको फिर ये? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मेरी तो फैमिली में कुछ लोग इस तरह बोलते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एरिया से रिलेट करें तो ही आप इस तरह का एक्सेंट हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसे बोलने की आदत होती है, वो इस तरह ही बात करते हैं, उनको या तो वो एंजॉय करते हैं या दूसरों को एंजॉय करवाते हैं, इस तरह से वो बात करते हैं। नहीं वो असल में मैं आपको बताती हूँ, लहजे का गेम है सारा। ठीक है, लहजा है। कुछ लोग जेर लगा के बात करते हैं। जेर का मतलब ये कि मैं है, मैं, हाँ, पहले, पहले, हाँ। ये वाली चीज। अब वो बोलने में ना आपके होंठ भी नहीं हो जाते हैं, पेले, तो दांत वांत। मैं आपको यहाँ पे बैठ के नाम नहीं ले सकती, मैं मजबूर हूँ। मेरी तो बहुत फैमिली के करीब करीब तर लोग हैं जो इस तरह बात करते हैं और मैं तो बोल ही नहीं सकती, तो वो तो मुझे पकड़ लेंगे कि हैं तुम पॉडकास्ट। ऐसे लोगों को इंग्लिश बोलने का भी बड़ा शौक होता है। ओह माय गॉड, बहुत शौक होता है। जैसे आपने तो कैरेक्टर किया है ना, आप तो ज्यादा अच्छे से बता सकते। तो वो मैं ये सोचती हूँ, अभी भी देखती हूँ लोगों को इतना पसंद आ रहा है, मैं कहती हूँ यार मैं इसमें ये भी कर सकती थी। क्योंकि जब आप ऑन एयर देखते हैं ना तब आपको ज़्यादा दिख रहा होता है। अच्छा, लोग पता नहीं किस तरह देख रहे हैं, उनका अलग होता है। मैं तो काम करके आई हूँ ना, तो मैं उस ऑरा से बाहर नहीं आती। मैं गुलशन आरा को, मेरे जहन में वही गुलशन आ रहा है जिन्हें मैंने छापा है, और लोगों को तो गुलशन आरा मिल गई। मैं हैरान हूँ मेरे रब की कुदरत पे। अल्लाह थैंक यू सो मच कि अल्लाह ने ना मेरे इस कैरेक्टर को, मतलब मुझे एक पहचान दी। गुलशन आरा ये वो वाला कैरेक्टर है। गुलशन आरा से पहले मैंने एक कैरेक्टर किया था हमारे मन टीवी से, जो कि था कौसर आपा। कौसर आपा करने के बाद मुझे बड़ा डर लगा कि यार ये तो गुंडी बदमाश टाइप की औरत है, गैंगस्टर है और ऐसी है वैसी है, कहीं अब मुझे ना सेम टाइप ना मिले। क्योंकि औरत गर्दी मैंने किया जो जवेरिया के साथ, उसमें भी मैं उनको असिस्ट कर रही थी, लेकिन वो इस तरह की मर्दाना सी औरत होती है। वो किया, मुझे लगा कि यार ये अगर ऐसा हो गया तो ये तो गलत हो जाएगा। इतने बदमाशों वाली, ख़वातीनों वाले कैरेक्टर्स होते ही कहाँ हैं। मैं तो गई, मैंने कहा नहीं, कुदरती बात है कि मुझे गुलशन आरा मिला तो मैंने उसको यहाँ पे कर दिया। अच्छा, अभी ये चल ही रहा है और कौसर आपा ख़त्म हुआ है कि मुझे कैंची का कैरेक्टर ऑफर हुआ, जो कि कंचा चौक है मन टीवी से। वो एक अलग कहानी है, वो कैंची हैं। हाँ, वो कैंची है और कैंची की तरह बोलती हैं। अच्छा मुझे बताओ, यहाँ पे छाप लगा देते हैं हमारी फील्ड में अगर आप कोई कैरेक्टर कर रहे हो? और मुझे एक ये बात भी बताना, पहले इसका जवाब देना, देन दूसरी सवाल का, कि आपने रिनैक्टमेंट्स की है लाइफ में कभी? हाँ पता था ज़रूर तुम मरे हुए मुर्दों को निकाल के आज चेक करोगी। बेटा मैं भी चेकिंग करवाने आई हूँ। मैं देख रही हूँ कि सांसें बाकी है। देखो, रीनैक्टमेंट करना कोई बुराई नहीं। हाँ मैंने किए थे, किए थे। और मैं यहाँ पर बैठ के बोलूँगी, मज़हर भाई है ना, मज़हर मोइन भाई, उनका जब मैंने मिट्टू और आपा हम टीवी से किया तो उन्होंने मुझे कहा कि जवेरिया आप भूखी मर जाना, रीनैक्टमेंट मत करना। क्योंकि रीनैक्टमेंट का जो आर्टिस्ट है वो कभी भी अपनी एक वो वाला लेवल नहीं बना सकता। तो तुम बहुत अच्छी आर्टिस्ट हो, और जिसमें हिना आपा ने भी, हिना दिल पजीर, उन्होंने भी कहा था कि तुम अच्छी आर्टिस्ट हो, और मज़हर भाई ने कहा। तो मुझे लगा कि अच्छा, क्योंकि वही बात आ गई ना, फैमिली में हमारे कोई नहीं है, हमें तो गाइडेंस यहीं से मिलेगी। तो मुझे लगा, मैंने कहा अच्छा, मैंने फ़ौरन रीनैक्टमेंट छोड़ दिया। अच्छा छोड़े क्या, छोड़ना मजबूरी बन गए। मैंने मिट्टू और आपा हम टीवी से किया, उसके फौरी बाद माशाल्लाह मेरी बेटी आने वाली हो गई। तो वो प्रेगनेंसी का चक्कर, फिर जब वो हुई तो उनका कुछ मसला था, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे बच्ची के, तो उसकी वजह से भी उसको मुझे कोई 3-4 साल तो देने ही पड़े बच्ची को। वो 4 साल भी मेरे वहाँ पर गए, वो 9 मंथ, और वो कुल मिला के 5 साल में स्किप हो गई, मैंने काम ही नहीं किया। बिल्कुल, आप एक टाइम पे बिल्कुल गायब हो गई थी। तो वो वाला सीन हो गया था। फिर उसके बाद मैंने दोबारा से काम शुरू किया। तो आपके पास लिंक्स तो थे ना। बात ये, हमारी फैमिली इतनी अच्छी है मीडिया की, अगर आप काम करना चाहें और आप काम छोड़ना चाहें तो सब आपके हाथ में है। अगर आप काम छोड़ देंगे तो लोग आपको पूछेंगे भी नहीं। अगर आप काम करना चाहेंगे तो लोग आपको दोबारा वेलकम करेंगे। बिल्कुल। पर्ची सिस्टम कितना है हमारी फील्ड में?
यार वो कहाँ नहीं है, हमारी फील्ड को क्यों बदनाम करते हैं लोग, भाई, सब कहाँ नहीं है। आप एक मदरसे में जाएं, इतना मुश्किल हो गया है ना मदरसों में बच्चों के एडमिशन, वो कुरान पढ़ाने के लिए जो होते हैं, तो वहाँ पे भी बड़ा मुश्किल हो गया है। अच्छा वहाँ भी पर्ची सिस्टम है। एक मैं पर्ची सिस्टम की बात कर रही हूँ। पर्ची सिस्टम यूँ है कि जी वो जो बच्चे जिनके माँ बाप ज़रा ज़्यादा वर्थ वाले हैं, जो ऊपर से आ रहे हैं, उनके बच्चों को पहले अच्छे अच्छे मतलब मिल जाएंगे मामला, सारी चीज़ें, एडमिशन्स भी मिल जाएंगे। और कुछ बच्चे हैं जो बेचारे वेट कर रहे होते हैं, उनके लिए 10 चीज़ें हो जाएंगी। ओहो इनकी उम्र तो इतने महीने ऊपर हो गई है। एक स्कूल जैसे ये मदरसा इकरा रोज़ातुल अतफाल, मैं उसकी बात करूँगी, इतने महीने का बच्चा, दूसरा बुढ़ा बच्चा भी आ रहा होगा 4-5 महीने ऊपर का, लेकिन उनके अम्मा अब्बा ने कहीं किसी बड़े का फ़ोन वोन करवा दिया तो बच्चे को मिलेगा चांस। तो भाई पर्ची सिस्टम तो हर जगह चलता है। ठीक है, अच्छा पर्ची सिस्टम चलता है तो ये एक दफ़ा का मौका होता है, क्योंकि कैमरा हमारे ना मामू का बेटा है ना चाचा का बेटा है, वो तो एक माथे पे आपकी शिकन भी आती है तो वो पकड़ लेता है। तो फिर भी अगर हम जो है बार बार रिपीटेशन करवाते हैं उन्हीं आर्टिस्टों की, जो कि आपकी नज़र में आपने भी बहुत कुछ देखा है और आप देख ही रही हैं कि कुछ लोग ऐसे भी, मैं तो बता रही हूँ ना, मैंने वो जो 1 महीने में जो कुछ देखा वो उस देखने ने मुझे एक अच्छा अदाकार बना दिया। बिल्कुल। तो आप बताइएगा कि आपने जो है वो कौन कौन से ऐसे एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो आप देख रही होती हैं। आप नाम तो मुझे पता है कि आप नहीं लेंगी, आप इतनी शातिर हैं कि आप अगर नाम ले लेंगी तो आपको फ़ोन आ जाएंगे कि जवेरिया क्या करके आई हो तुम कहकशा की पॉडकास्ट में। तो आपको क्या लगता है कि मतलब पर्ची सिस्टम होना चाहिए, या फिर ये जो ग्रुप्स बने हुए हैं, कास्टिंग काउच है, इस बारे में क्या कहेंगे? अरे बाप रे, क्या क्या बात कर दी भाई। ये कास्टिंग काउच वाउच पता नहीं कौन लोग हैं, कौन सा वो काउच है और किस काउच पे कौन लोग जाते हैं। हमें तो कोई काउच वाउच नहीं मिला, हम तो सीधे तरीके से काम कर रहे हैं। और ये बात याद रखना, आप जैसे होगे आपको वैसे लोग मिलेंगे। अगर आप सही हैं तो आपको सही लोग मिलेंगे और आपको काम के खुद मौके मिलेंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि मैं सच बात बताऊं तुम्हें, मैं इतना कोई ज़्यादा टीवी देखती नहीं शौक से, क्योंकि इतना वक्त ही नहीं होता। तो मुझे ये नहीं पता कि कौन रिपीट हो रहा है, कौन क्या हो रहा है। और पर्ची सिस्टम अगर है तो वाकई एक ही बार मौका मिलता है, 2 बार 3 बार मौका मिलता है। बार बार ये जो डायरेक्टर्स और ये प्रोड्यूसर्स और ये बड़े बड़े हमारे जो लोग बैठे हैं, ये इतने मौके किसी को भी नहीं देते, क्योंकि अपने कंधों पर कोई भी बुराई लेना नहीं चाहता। सही है। और आपको 1 आध दफ़ा 2 दफ़ा 3 दफ़ा मौका देगा कोई। अब आप प्रूफ नहीं कर पा रहे हैं, आपको लाइंस बोलनी नहीं आ रही हैं, आपके बोलने में वेरिएशन नहीं है, आपके एक्सप्रेशंस अच्छे नहीं हैं, तो कोई अपना इतना जो करोड़ों लाखों रुपया लगाया हुआ है ड्रामे पे, वो कोई बर्बाद तो नहीं करेगा ना। हर कोई चाहता है कि जी हमें व्यूअरशिप ज़्यादा से ज़्यादा मिले, हम मिलियंस में हमारे व्यूज़ हों, तो हर बंदा ये चाहता है। और ऐसा कोई भी नहीं करेगा मेरा ख्याल है। ठीक है, जब ये एक्टिंग के अलावा वॉइस ओवर भी करती हैं, वॉइस ओवर का आगाज़ कब से किया आपने? वॉइस ओवर में भी मैं नाम लूँगी ज़रूर, सलमान टूटू भाई हैं हमारे बड़े जाने माने। वॉइस ओवर की दुनिया में उनका बहुत अच्छा नाम है कि वो काम लोगों को सिखाते हैं। और उधर भी मेरा एक एक्सपीरियंस जो पहला हुआ था, मुझे जियो में किसी ने भेजा और मुझे कहा कि तुम वॉइस ओवर क्यों नहीं करती। मैंने कहा अच्छा ये भी होता है, ये क्या है। उन्होंने कहा कि ये तो तुर्की के ड्रामे हैं ना, वो और ईरानी ड्रामे और कार्टून्स और ये ना, उस पे जो आवाज़ें होती हैं। मैंने कहा अच्छा, वो जो उर्दू बोलने वाले लोग होते हैं वो हमारे ही लोग होते हैं, यही होता है ये काम। मतलब आप उसमें भी बहुत इंतहाई मासूम थी? हाँ, मासूम नहीं, मतलब इतना पता नहीं था ना, इतना पता नहीं था कि अच्छा ये हो रहा है, वो हो रहा है, यूँ हो रहा है। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ कब कहाँ किधर जाना है। खैर उन्होंने मुझे कहा आप जियो में चली जाएं। मैं वहाँ पर गई तो मेरा सुल्तान ड्रामा वहाँ पे उस वक्त वो हो रहा था डब। और साथ ही एक और ड्रामा था, मैं उसका नाम भूल गई, लेकिन उसका कैरेक्टर नेम मुझे आज भी याद है, नूर नाम था कैरेक्टर का शायद। तो उन्होंने मुझे कहा कि आइए बैठिए ऑडिशन के लिए, क्योंकि होता तरीक़ेकार यही है ना। हम गए जी वो सलमान टूटू साहब से मिलना है, हाँ जी बैठे हैं आप। सलमान टूटू ने अंदर बुलाया जी, इस तरह एक जिस तरह आपके यहाँ पे एक शीशा लगा हुआ है, उस तरफ डायरेक्टर साहब बैठे हैं, उधर बैठे हुए थे, हमें एक माइक के पास। और वो माइक इतना ख़तरनाक माइक था, ज़िंदगी में पहली दफ़ा ऐसे माइक पे बैठे कि वो बिल्कुल यूँ एक फ़िल्टर उसके आगे लगा हुआ है, वो पॉप फिल्टर होता है, पीछे माइक होता है और कान में हेडफोन। अब वो जो मेरी धड़कनें ना वो धुक 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 मेरे कान में आ रही हैं। अब मैं ना इधर इन्वॉल्व हो गई, अब बोलूँ क्या। अच्छा बोलना भी नहीं आ रहा हमें, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह बोलना है। वो धड़कनों पे दिमाग जा रहा था, इतने ख़तरनाक माइक्स। उन्होंने कहा जी ये कैरेक्टर दिखाया, जी ये लाइन है बोल दें, पढ़ के बोल दें। पढ़ के क्या बोलें भाई, वो तो तुर्की में कुछ बोल रही है और बोल के निकल गई। अब हमारी जो लाइन है वो इतनी बड़ी और वो इतना सा बोल के चली गई। अब इतनी बड़ी को इतनी छोटी पे कैसे बैठाएं। ओके। सोचने की बात ये थी।
मैंने कहा, उन्होंने कहा जी ये वो समझ गए, क्योंकि पहले ये लोग ना चेक करते हैं कि इस बंदे की अपनी कितनी औकात है। उन्होंने कहा कि जवेरिया ये बोल रहे हैं। मैंने लाइन बोल दी। अब वो आवाज़ भी अजीब हो रही है, कभी नहीं लर्जी मेरी आवाज़ अजीब सा होने लगा मुझे। वो भाई एक सीन था और 3 लाइनें थी उस बंदी की। वो बेंजामिन सिस्टर्स आती थी ना पहले, हाँ, हमारे बचपन में, तो उनमें से एक थी शायद बीना नाम है क्या, वो भी वॉइस ओवर करती हैं। वो बेचारी 1 घंटा वेट करती रही हैं बाहर, और मेरे यही तमाशे ख़त्म नहीं हो रहे, 3 लाइन नहीं बोल पा रही मैं। अच्छा, डायरेक्टर की भी अना पे बन गई थी, वो उनके लग गई थी दिमाग पे कि इससे करवाना है ये काम। उन्होंने बड़ी मुश्किलों से 1 घंटे में वो 3 लाइन्स बुलवाई। जब मैं बाहर आई हूँ तो मेरी ये हालत थी, ऐसा लग रहा है कि मैं ज़मीन फटे और मैं मर जाऊँ कि मैं इतना सा काम नहीं कर पाई। ये क्या था? लोग नहीं, इजी नहीं होता वॉइस ओवर, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल काम है ये। मुझे आज एहसास होता है कि हम तो इतने मज़े से अब आज स्क्रिप्ट पकड़ के, हाँ भाई लगाना, ये लाइन लगाओ, ऐसे करो, आज ये हो गए, वरना उस वक्त तो ये वाली कैफियत थी। अच्छा, मैं बाहर आई, उन्होंने कहा क्या हुआ भाई, क्यों? मैंने कहा सर वो मैं जा रही हूँ। कह रहे नहीं, बैठो बैठो। पानी मंगवाया, चाय वाय मंगवाई। उन्होंने कहा कि देखो कोई मुश्किल काम नहीं है, आज मैं तुम्हें यकीन के साथ कह रहा हूँ, मैंने इतना भी सिखा दिया है ना, अगर तुम्हें कहीं ऑडिशन के लिए भेजूंगा ना तो तुम ऑडिशन अच्छा देके आ जाओगी। दूसरी बात ये कि एक वक्त वो आएगा, ज़्यादा अरसा नहीं, अगर तुमने हमारे साथ काम कर लिया तो 3 महीने बाद स्क्रिप्ट तुम हाथ में लेके ना खुद लाइंस बना के वो बोल रही होंगी, बल्कि तुम जो रिकॉर्डिस्ट है उसको बता रही होंगी कि इसको दोबारा ले लो इस लाइन को, और इसको इस तरह से ले लो, मैं ये बोलना चाह रही हूँ। यार मैं कहती हूँ कमाल है हमारे यहाँ लोग, जिनको काम आता है ना लेना और सिखा देते हैं। आज मेरा एक और सोर्स ऑफ इनकम जो है वो मेरी आवाज़ है, और उस आवाज़ को पहचानने वाले और उस जगह पे धक्का देने वाले मुझे सलमान टूटू भाई हैं। उन्होंने हाँ वो कर रहे हैं काम भाई, वो कर रहे हैं प्रोजेक्ट। हाँ भले मैं उनके प्रोजेक्ट में आज नहीं कर रही काम, क्योंकि टाइम नहीं है इतना, आपको ना अपने लिए भी टाइम चाहिए होता है। और फिर मैं उनमें से हूँ कि एक वक्त में आप 1 या 2 प्रोजेक्ट्स कर लें ड्रामों के, क्योंकि अक्सर होता ये है डेट्स क्लैश हो जाती हैं। जब डेट क्लैश हो जाती हैं तो फिर होता ये कि वो पीछे से आपका नाम ख़राब होना शुरू हो जाता है कि भाई ये तो डेट्स नहीं देती हैं, इनके पास तो टाइम नहीं है। और अभी अल्लाह की ब्लेसिंग्स मुझ पर शुरू हुई हैं, तो मैं ऐसा नहीं चाहती कि मेरा नाम बदनाम हो, मेरे नाम को कोई ख़राब कहे या ये कहे कि वो भाई उनके पास तो डेट्स नहीं हैं, वो तो नखरे करती हैं। तो मैं इसलिए वॉइस ओवर का भी 1 प्रोजेक्ट एक वक्त में 1 और 2 प्रोजेक्ट्स ज़्यादा ये करती हूँ। पैसों पे फोकस ज़्यादा करती हैं जवेरिया नैयर या कैरेक्टर्स पे? मज़े की बात की है तुमने। पहले मैं कैरेक्टर सोचती थी, यार मुझे ये मिल जाए वो मिल जाए, सबका आने से पहले होता है जी हम हीरोइन बन जाएं, सबके दिमागों में ये होता है। तो मेरे मियाँ ने मुझे एक बात कही थी कि हमेशा काम को बेहतर करना, काम के पीछे भागना, पैसे खुद आएंगे, कभी भी पैसों के पीछे मत भागना, क्योंकि काम भी हाथ नहीं आएगा, पैसे लग जाएंगे काम नहीं आएगा। तो एक छोटा सा फॉर्मूला है, इसको मैंने अपने पल्लू से बांध लिया लाइफ के, और मैं अच्छे काम की तलाश में रहती हूँ कि मुझे काम अच्छा मिले। और जब काम अच्छा मिलता है तो अल्लाह का शुक्र है भाई। मैं हैरान हूँ कि गुलशन आरा, मतलब मेरे हस्बैंड एक और बात कहते थे, फॉलोवर मत बनो, फॉलोवर बनाओ। और अल्लाह ताला ने इस एक कैरेक्टर को, छोटा सा कैरेक्टर था हालांकि, लेकिन इतना नाम दे दिया, इतनी इज्जत दे दी कि लोग फॉलो कर रहे हैं गुलशन आरा कैरेक्टर को। मैं अपनी बात नहीं करी, मैं गुलशन आरा की बात करी हूँ। लोग गुलशन आरा को फॉलो कर रहे हैं। इवन मुझे एक हमारी हैं मिलने वाली, उन्होंने मुझे एक वीडियो बना के भेजी 2 बच्चों की। वो दोनों कह रहे हैं आपस में, छोटे छोटे सी लड़कियाँ और 6-6 7-7 साल की बच्चियाँ, आओ गुलशन आरा अजरा खेलें। उनमें गुलशन आरा बनी हुई है, गजरा बनी हुई है, तो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। मैं रोड पे अब मतलब जाती हूँ कहीं ना कहीं इधर उधर, रोड से मुराद है कि कुछ और नहीं समझना, कहीं रोड पे आपको जाना ही पड़ता है, किसी भी जगह कोई मार्केट जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो वहाँ पे लोग जब पहचान लेते हैं और वो कहते हैं आपके साथ एक सेल्फी बनवानी है, आप तो इतना अच्छा बोलती हैं, आप तो ठीक बोलती हैं, उसमें भी आप अच्छा बोल रही हैं, लेकिन वो आप कैसे बोल रही हैं, आप खाती क्या है? ओफ खुदाया, वो इतनी गुलशन आरा डिस्कस होती है कि वो मुझे लगता है कि यार मेरी तो अपनी कोई वैल्यू ही नहीं है, गुलशन आरा है। लेकिन ये बहुत अल्लाह का करम है। लेकिन आज तक आप सोशल मीडिया पे वायरल क्यों नहीं हुई? आपको अच्छा डांस नहीं आता इस वजह से? डांस नहीं मैंने किया, गुलशन आरा ने किया डांस, गिर गई थी डांस करते करते इतना नाची कि वो गिर गई, और वो जाके भी दूल्हे की गोद में, वासिफ की गोद में गिरी थी, वासिफ और फजल दोनों ने मुझे धक्का लगाया। हालांकि मेरा पैर मुड़ गया था, मुझे दर्द भी हो रहा था, लेकिन मैंने कहा यार सीन ख़राब ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है जब हम ये वाले शादी ब्याह वाले सीन्स करते हैं तो उसमें सब
बेचारे इन्वॉल्व हुए होते हैं, एक का भी भंड होता है फिर दोबारा होता है। तो मैंने कहा यार नाच लो, दर्द के साथ नाच लो, पर नाचना है। तो वो बस जैसा भी मैंने गुलशन आरा ने डांस किया वो किया। और डांस करने का मुझे शौक बहुत है, लेकिन आता नहीं है। मैंने कोशिश भी की, मैं सीखने भी चाहिए डांस ना, क्योंकि मेरी नज़र में जब आप एक अदाकार हैं तो आपको हर काम आना चाहिए वो जो आपकी फील्ड से रिलेट करता हो। तो आपको डांस भी अच्छा आना चाहिए, कभी नाचना पड़ गया तो अब इसलिए जो है ना आप स्टेप तो बेहतर लें, अब वो मुझे आता नहीं है। बाकी बहुत सारे काम है जो मैं कर लेती हूँ। मैंने कैरेक्टर में सिगरेट भी पी, मैंने कैरेक्टर को मैं इन्जॉय करती हूँ और मैं करती हूँ, कोशिश होती है कि मैं करूँ और अच्छे से अच्छा करने की अपने एंड से कोशिश होती है। अच्छा, जो लोग सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं, क्योंकि हम तो कब से स्ट्रगल कर रहे हैं, देन हम आके आज अल्लाह पाक ने हमें ये मकाम दिया, आपको ये मकाम दिया, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया पे रातों रात वायरल हो जाते हैं, उनके बारे में आपके क्या तासुरात हैं, क्या सोचती हैं? क्या वो डिज़र्व करते हैं, या उनको जो अल्लाह पाक ने इज्जत दी है वो उनको मिल गई है, या ये लगता है कि लो बताओ हम जो है इतने सालों से चूरन बेच रहे थे, ये तो यूं ही आ गए और छा गए? हम लोगों में ना हसद बहुत पाई जाती है, बहुत ज़्यादा, सब में। और कुछ लोग हैं जो अपनी काउंसलिंग खुद कर लेते हैं और उन्होंने हसद को अपने अंदर से निकाल के फेंक दिया है, लेकिन पाई हर एक में जाती है। होता ये है कि अल्लाह ताला, मैंने आपको क्या कहा था, अल्लाह ताला हमारा, अगर हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि वही हमारा डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर है, वही सब कुछ है, तो उसकी ब्लेसिंग्स ऐसे ही होती हैं कि एक रात में भी अल्लाह ताला नाम दे देता है और वो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। आपको क्या पता, देखो किसी को नहीं पता, सबको लगता है गुलशन आरा। बहुत से ऐसे लोग मुझे मिले कि वो मुझे कहते हैं कि अच्छा अभी आपने नया एक्टिंग शुरू की है? नहीं, मेरी वो जो इतने सालों की, वो जो 2012 और 11 से जो मेरी स्ट्रगल थी और वो यहाँ तक की जो मैंने काम किए, वो लोगों की नज़रों में नहीं आए। और वो मैंने किस तरह वहाँ तक पहुँची वो नहीं दिखा, लेकिन वो जो एक नाम मेरा बन गया ना, तो लोगों ने फौरन कहा लो भाई एकदम ही आ गई, ये हो गया, वो हो गया, यूँ हो गया। आप ना थोड़ी देर के लिए किसी के, वो कहते हैं ना, जूता पहन के उसकी तकलीफ महसूस कर, बहुत उम्दा बात है ना। तो वो जूता हमें नहीं पता, हमने नहीं पहना, वो रातों रात वायरल होने वाली लड़की का शूज़ के, वो उसके लाइफ में कितनी तकलीफ़ें थी, आया कि उसके घर में, क्योंकि वो जो बच्चियाँ टिकटॉक और मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ में वायरल हो रही हैं, मैं सही वाली वायरल की बात कर रही हूँ, जो मतलब एक डांस कर लिया तो वायरल हो गई, कुछ बोल दिया तो वायरल हो गई। उन बच्चियों का हमें नहीं पता कि उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनके घरों में जो उनके माँ बाप हैं, आया कि वो बीमार हैं, उनके पास मेडिसिन के पैसे हैं नहीं हैं, उनके घर में तीनों टाइम खाना अच्छा बनता है या एक टाइम का खाना ऐसा बनता है कि बस जी गुजारा खा लिया। तो वो अल्लाह के तो सब बंदे, अल्लाह के पास तो फेवरेटिज्म नहीं है ना, अल्लाह ताला के लिए तो हम सब बराबर हैं, चाहे वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गरीब, अमीर, काला, गोरा, सब अल्लाह के लिए बराबर हैं। तो अल्लाह कब किसको क्या कर दे ये हम नहीं कह सकते, और ऐसी ब्लेसिंग्स मैं कहती हूँ अल्लाह हम लोगों पर भी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, ये मतलब आपने इतने पॉजिटिव साइड दिखा दिया इस चीज़ का, जो लोग ये बहुत सोचते हैं, और मैंने बहुत देखा है, तबसरे हो रहे होते हैं, बातें हो रही होती हैं, और जो हमारे क्रिटिक्स होते हैं, जो सोशल मीडिया में जो घोस्ट होते हैं, अचानक से बैठे हुए बस कमेंट्स वाली जंग चल रही होती है, वो हर चीज़ पे नेगेटिव कमेंट्स करते हैं। तो हमारा जो माशरा है बेसिकली, जो हमें नेगेटिव कमेंट्स भी करता है, पॉजिटिव भी करता है, उसने जवेरिया नैयर को कितना टफ टाइम दिया, क्योंकि जवेरिया नैयर की लाइफ में ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही था। जवेरिया नैयर की लाइफ में एक ऐसा वक्त भी आया जिसमें जवेरिया नैयर के हस्बैंड के साथ कुछ ऐसे मामलात हुए, जो लोगों ने, यूट्यूब का कोई भी चैनल था, उन्होंने जाकर जो है वो शूट किया, और देन उन्होंने आपकी पर्सनैलिटी को एक तरीके से बुरे पहलू में दिखाने की कोशिश की, जिस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप यहाँ से उन लोगों को जवाब दीजिए, उन्हें बताइए कि आपकी ज़िंदगी में कितने प्रॉब्लम्स हैं और आपने उनको फेस किया, क्योंकि आपकी बातों में अभी आपने कहा कि मेरे हस्बैंड जब थे, तो अब वो कहाँ है? अच्छा, निकाल लाई तुम वो वाली, फिर मुर्दा निकाल के ले आई। देखो पहली बात तो ये, वो जिन खातून ने भी वायरल की, मतलब वायरल क्या की, वीडियो बनाई, अपलोड कर दी, उस पर मिलियन व्यूज़ आए, सब कुछ हुआ, ये उनकी अपनी तरबियत थी, और उनके अंदर वो TRP वाला चक्कर होता है ना कि हमें, मुझे व्यूज़ चाहिए, मैं कोई भी ऐसा मसाला दे दूँ जिससे लोग, तो अल्लाह ताला उन पर मेहरबान हो गए और अल्लाह ताला ने उनको एक मसाला दे दिया मेरे मियाँ के रूप में। अच्छा, तो वो अचानक से इंटरव्यू करने गई थी किसी और का? वो इंटरव्यू क्या करने गई थी, वो उस इदारे के लिए गई थी, ऐसे कि जी यहाँ पे जो जहनी मरीज़ हैं या जो भी कुछ है, ये अपने ईद इन्होंने कैसे गुजारी, या ये किस तरह रहते हैं, इनकी क्या एक्टिविटीज़ हैं, वो करने गई थी।
अच्छा, जब हम एक प्लान करते हैं ना किसी भी चीज़ का, देखो तुम्हारा शो है, शो का एक प्लान होगा, तुम अचानक इस प्लान से हट जाओ तो फिर तुम तो कोई अच्छी एंकर नहीं हुई भाई, बेकार हो रहा तो फिर तो। ठीक है, उनका मकसद ये था कि वो वहाँ पर आए, लोगों का इंटरव्यू करें, लोगों के बारे में जाने कि वो यहाँ कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन वो मेरे मियाँ को देखते ही मकसद से हट गई। उन्होंने कहा वाह, ये वो कहते हैं ना मौके पे चौका, वो उन्होंने मौके पे चौका मार दिया। अच्छा, किसी को ये नहीं पता कि अगर कोई ऐसे इदारों में, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ वीडियोस आ रही होती हैं, लोग टीवी पे मॉर्निंग शोज़ में आके बैठे होते हैं, माँ को मारा, माँ के साथ ये जुल्म किया, बाप बेचारा ओल्ड एज होम में पड़ा है, ये फला यूं है। लोग ये नहीं सोचते कि भाई उनके घर वालों से भी पूछ लो मसला क्या हुआ है, क्योंकि ये वाले जो मरीज़ होते हैं, इन बेचारों की जहनी कंडीशन ऐसी होती है कि ऑटोमेटिकली ना हमें सिंपैथी होने लगती है। लेकिन जब हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हमसे सिंपैथी करने वाला कोई नहीं होता। बिल्कुल, उस वक्त हम अपनी जंग खुद ही लड़ रहे होते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जाहिर है जब ये जो दिमाग का मर्ज़ होता है, एक मर्ज़ है, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, स्किज़ोफ्रेनिया होता है, ये वो मर्ज़ हैं, और भी मर्ज़ होते हैं दिमागी एक दो। तो ये जो मर्ज़ होते हैं, इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर में हाइपर हो जाता है इंसान, और इतना हाइपर हो जाता है कि उसको ये समझ नहीं रहती है गुस्से में कि वो सामने वाले को जान से भी मार देगा। और जान से मारने के बाद जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा होगा, वो कहेगा यार ये मैंने क्या किया, ये मैंने किया है, ये मुझसे हुआ है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अब आप सर रगड़ दो अपना, कुछ भी कर लो, जो हो गया हो गया, इंसान नहीं वापस आता, वो गया तो गया। नैयर भाई को ये मर्ज लाहा क्या? नैयर के साथ ये वाला मसला है। कोई 2016 में नैयर को पहला अटैक हुआ इस बीमारी का, और 2015 में मेरी बेटी हुई थी, और 16 में इनके साथ ये हुआ था। वो बड़ा, वो जो 5 साल मुझे अल्लाह ने गैप दिया ना, वो यही था कि बच्ची भी बीमार हो गई थी, हस्बैंड भी बीमार हो गए थे, और वो छोटी सी थी बहुत, तो बड़ा एक टफ़ टाइम था वो। अगर मैं अभी डिस्कस करती हूँ तो वो हम यूँ डिस्कस कर लेंगे, लेकिन वो जो मैंने गुजारा था ना, वो अल्लाह को पता और मुझे पता, और अल्लाह ताला ने उसका साथ दिया, किसी इंसान ने नहीं दिया, मैं कहूँगी, क्योंकि इंसानों के दिल में अल्लाह ताला डालता है, और जब वो राज़ी हो जाता है ना, तो नीचे वाले मजबूर हो जाते हैं। वो फिर करने के लिए वो आपके लिए तैयार रहते हैं कि अच्छा ये हो गया, नहीं नहीं मैं तुम्हें बताता हूँ, उस जगह पे जाओ, मैं तुम्हें बताती हूँ फला चीज़। हमें पता ही नहीं था साइको क्या होता है भाई, साइको पेशेंट क्या होता है। वो तो मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने मुझे कहा कि ये साइको केस हुआ हुआ है इनका, ये जो अग्रेसिव हो रहे हैं और ये सब कुछ हो रहे हैं और फैसला नहीं कर पा रहे, और सब कारोबार ठप कर दिया, अपने बिजनेस को बर्बाद कर दिया, जो भी कुछ है, घर का रास्ता, आखिरी जो इनके पीक थी बीमारी की, जो पहली दफ़ा हमें पता नहीं चला था, तो ये बस स्टॉप जो हमारा है मेरे घर का, वहाँ से अपने घर का रास्ता भूल गए थे, और ये वहाँ रोड पे बैठे हुए थे। मेरे मियाँ साहब अपनी बाइक को साइड पे लगा के और बैठे हुए थे, मेरा घर कहाँ है, इनकी ये कैफियत थी। मुझे किसी ने बताया कि नैयर भाई जो हैं वो वहाँ पर हैं, तो मैंने कहा है, मैं फ़ौरन भागती भी गई। मैं गई, मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे हैं ये मैं कहाँ हूँ। मैंने कहा क्या मतलब कहाँ हूँ, घर की तरफ है। तो कह रहे हैं यार मुझे घर याद नहीं आ रहा, ऐसे ना रोने लगे, कहते हैं यार मुझे घर याद नहीं आ रहा। मैंने कहा मैं हूँ ना, आप क्यों परेशान होते हैं, चले आए। मैंने कहा बाइक तो चला लेंगे ना, क्लच और ब्रेकें तो नहीं भूल गए। मैं उस वक्त भी हंसती खेलती औरत हूँ, मैं हर मामले में ना मेरी मुस्कुराहट, अच्छा बहुत सारे लोग मेरी हंसी से चिढ़ते भी हैं, तुम्हें बड़ी हंसी आती है, अच्छा मुझे ना आ जाती है हंसी, मैं क्या करूँ। तो उस वक्त भी मेरे मियाँ बीमार थे, वो शायद बीमारी इसलिए अच्छे से सह गए उस वक्त, और दोबारा जो 7 साल बार बार उनको एपिसोड्स आती थी या जो कुछ होता था, सिर्फ मेडिसिन छोड़ने की वजह से। और उस वक्त भी वो हंसते खेलते, जो हमारा वक्त चलता रहता है और अभी भी, तो वो यही वजह है कि मैं ना लाइट लेती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा खैर है कोई नहीं, लेकिन अपनी सेफ्टी ज़रूर रखती हूँ कि यार मुझे भागने वाला मेरा कौन सा रास्ता है, दरवाजे के करीब रहूँ, ये वाली चीज़ मेरी रहती है। तो वो एक अलग मेरी जंग है, वो मैं चलती रहती हूँ माशाल्लाह। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात कोट करना चाहूँगी कि आपकी तरह आपने जितनी हिम्मत दिखाई है, और ये बीइंग अ सिंगल मदर एक तरीके, क्योंकि नैयर भाई तो कब से बीमार है, 7-8 साल हैं, 8 साल से मैं ही अपने घर को रन कर रही हूँ, अपने बच्चों को, चीज़ों को। जैसे कि उन्होंने इंटरव्यू में कहा, असल में आपको छुपा नहीं रह गया। एक अगर मैं भरम भी रखूँ कि जी मेरे हस्बैंड ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड 7 साल से कुछ भी नहीं कर रहे। 7 साल से मैं ही कर रही हूँ, और मेरा सोर्स ऑफ इनकम यही है।
बहुत बड़ी आर्टिस्ट नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं कमाती, लेकिन जितना कमाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बरकत है। और अल्लाह ताला बहुत अच्छे से मामला चला रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन, नैयर के हॉस्पिटल के जो एक्सपेंस हैं वो, और सारी चीज़ें, फिर आपको पता है हमें भी कपड़ा लत्ता ये वो चीज़ें सब सब करना होता है। तो अल्लाह ही चला रहा है और आगे मुझे उम्मीद है अल्लाह ताला और बेहतर करेंगे मेरी लाइफ को, बच्चों की लाइफ को। लेकिन इस चीज़ में मैंने एक हार नहीं मानी कि बच्चों की एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। एक और चीज़ मैं आपके इस शो के तवस्सुस क्या होता है? तवस्सुस से तवस्सुस बड़े सीन है। अच्छा, तवस्सुस से मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि खुदा का वास्ता है अपने करीब में, क्योंकि ये वाला मर्ज़ इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि आप अपने करीब करीब के लोगों पे नज़र रखें, ठीक है, घर के अंदर नज़र रखें। आप ज़रूरी नहीं है कि एक बड़ा आदमी जब बड़ा हो जाए और 30, 32, 35, 40 का हो जाए और वो छुरी लेके आपके सामने आ जाए आपको मारने के लिए, तो आप तभी उसको ले जाके इलाज करवाएं। नहीं, आपको छोटे बच्चों पे नज़र रखनी चाहिए, उनकी एक्टिविटीज़ पे नज़र रखें कि वो कितना हाइपर होता है, और अगर हाइपर होता है तो वो किस लेवल का हाइपर होता है और वो क्या हरकतें करता है, वो माँ को कितना समझता है, बाप को कितना समझता है, वो घर वालों के लिए क्या है, उसकी दोस्तियाँ किन लोगों से हैं, इन सारी चीज़ों की रैकी करनी पड़ती है। जब आप वो करते हो तो आपके सामने आ जाता है कि आया कि ये बच्चा सही है या नहीं है। अक्सर ब्रोकन चाइल्ड जिनकी अम्मी अब्बा दूसरी शादियाँ कर लेते हैं, ये बच्चे या तो वहाँ पाए जाते हैं, ये अडॉप्टेड, क्योंकि मेरे हस्बैंड अडॉप्टेड थे तो वो भी उन्होंने बोला तो मैं बता रही हूँ, वरना मैंने कभी नहीं खोली ये बात कि मेरे हस्बैंड को अडॉप्ट किया था मेरी सास ने, और कोई बुराई नहीं है। अल्लाह ताला ने कहीं भी कोई भी चीज़ इधर की उधर करनी होती है। तो अगर कोई बच्चा कहीं पर आ गया है और उसके माँ बाप को कुछ हो गया है, अगर उसको किसी ने ले लिया और पाल लिया तो कोई बुराई नहीं। पैदा करना कहते हैं फिर भी आसान है, फिर भी आसान, मैं तो पैदा करने को भी आसान नहीं समझती, पैदा करना फिर भी आसान है, लेकिन पालना जो है ना वो इंतहाई मुश्किल काम है। पालने वाली माँ, कहते हैं ना, माँ और बाप अपना खून पिलाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल ऐसे ही। और मैं यहाँ पर ये बात एक दफ़ा फिर से कहना चाहूँगी कि जवेरिया, आपने जिस तरह से हिम्मत का मुजाहरा किया और हिम्मत से जो है आप तमाम चीज़ों को लेकर चली, जो लोग, जिन लोगों ने भी वो यूट्यूब चैनल था, वो जो भी था, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सी बातें की, लेकिन मज़े की बात ये देखें, अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है और ज़िल्लत देने वाला है। मुझे किसी ने वहाँ, किसी की नज़रों में अल्लाह ने मुझे बुरा नहीं रखा, क्योंकि मेरा दिल लोगों से साफ़ है, मेरा दिल हर एक से साफ़ है। और ये मैंने आदत बना ली, मेरे साथ कोई कितना बुरा कर देता है ना, मैं रात को माफ़ करके सोती हूँ हर इंसान को। आप ये ना सोचें कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, मेरा ताल्लुक़ मीडिया से है तो हम कोई फ़िरौन हैं, हम ऐसे, यार अल्लाह बहुत ज़्यादा दिल के अंदर रहता है और खौफ आता है, मुझे डर लगता है, लिटरली मुझे ना लोगों से डर लगता है। क्यों? कि मैं किसी के साथ कुछ गलत ना कर दूं और किसी की ना निकले, और मैं सॉरी करती हूँ, ये मेरी आदत है। मैं तो मेरा कुत्ता मैंने पाला हुआ है मैक्स, मैं तो उसको भी ना, मैं जैसे शूट पे इधर उधर गायब रहती हूँ तो मेरे बच्चे पीछे, अगर क्योंकि बच्चा मेरा पढ़ने गया हुआ है दूसरे शहर में, बेटी मेरी छोटी है तो मेरे भांजा जो है वो मेरे साथ रहता है। वो अपनी जॉब की वजह से अगर उसको कभी खाने पीने में आगे पीछे कुछ मामला हो तो मैं जाके कहती हूँ, मैक्स मुझे माफ़ कर दो बेटा, अम्मा घर पे नहीं थी ना तो इसलिए ऐसा हो गया, अच्छा सॉरी, तुम नाराज़ तो नहीं हो मुझसे। और वो भी इतना अच्छा बच्चा है यार, पालना है ना और प्यार चेक करना है, मतलब आपने वो जो होता है ना दिल का रिश्ता, वो कुत्ते के साथ बड़ा अच्छा बनता है। जानवर यार इतने प्यारे होते हैं। बिल्ली बड़ी बेवफा होती है, मैंने 11 साल बिल्लियाँ पाली लेकिन उससे मुझे कभी वफा नहीं मिली। हाँ ना, मुझे जब मैं नहलाऊँ मारे, मेरे इतने निशान हाथ पाँवों पे या मुंह पे अजीब अजीब निशान डाल दिए, और इसको मैं नहलाती हूँ यार, इतने प्यार से मेरा बच्चा नहाता है, इसको शैम्पू वैम्पू लगाऊंगी, इसको मैं परफ्यूम वो लगाती हूँ, इनका जो मिस्ट होता है वो लगाती हूँ, इनको पाउडर लगाती हूँ, और इतना क्यूटू बन के आके बैठ जाता है और हटता ही नहीं है पैरों के पास से कि बस मैं यहाँ पर लोटता पोटता रहूँ, चापलोसी करता रहूँ ना, चापलोस बटरिंग करना है। तो बस बेशक वही बात है, वो तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा, वो चाहे तो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे, चाहे लोग कुछ भी कर लें, कुछ भी कह दें, लेकिन जब आपका एक मकाम अल्लाह पाक ने बनाना है ना तो वो बना के रहता है। यहाँ पर टाइम हो गया है ख़त्म, बातें तो और बहुत सारी थी हमारे पास करने के लिए, मैं तो अभी पता नहीं क्या क्या पूछने वाली थी, आ गया सॉरी। नहीं तो हम दोबारा एक और शो रख लेंगे ना कुछ और अरसे के बाद। लेकिन मैं एक बात, अब टाइम खत्म हुआ लेकिन फिर भी मैं बताऊंगी, क्या तुमने मेरे साथ आज बहुत बुरा किया, तुमने आज जो मेरे साथ किया है ना वो अल्लाह मियाँ पूछेंगे, तुम्हें अल्लाह बहुत कामयाब करें। ज़र्फ चेक करें आप, फिर भी मैं दुआ दे रही हूँ। मुझे तैयार करवा के इस
हमारी खातून ने और घर बिठा के रखा। अच्छा सुनो, मतलब लाइट का प्रॉब्लम हुआ हुआ है वहाँ पे, वो जनरेटर का हो जाए ना तो फिर तुम निकलना, जैसे ही मैं कहूँ तब निकलना। अब अगला बंदा अपने सारे काम छोड़ छाड़ कहकशा के लिए बन्नो बन के बैठ गया। मुझे आपका ख्याल था, मुझे ये था कि मेरी सहेली आकर जो है वो परेशान ना हो जाए। और मुझे ये था कि अगर इसने आज का मेरा दिन ज़ाया करवाया, मैंने शूट कैंसिल की, मैं डबिंग के लिए अब रात को 10 बजे जाऊँगी, ठीक है, वो कुछ हैं रीडूज़ हैं वो करने के लिए जाना है, तो मैंने कहा अगर इसने आज मेरा वक्त ज़ाया करवाया ना, अगली दफ़ा मैं इसको बोलूँगी भाई तुमने जिसका करना है रिकॉर्ड वो कर लो, मुझे बाद में बुला लेना आराम से। लेकिन ये शो बहुत अच्छा है, अगर इसने मुझसे वादा किया तो टाइम आगे पीछे होना हमारा एक वो है, अलमिया है हमारा, तो वो तो हो जाता है, लेकिन आप बुलाती हैं, वादे की पक्की हैं, तो लिहाजा सब लोग आ सकते हैं इनके शो में। और बाकी जो इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करना है। मुझे बीमारी हो गई है इसमें देखने की, इसमें देख के बाद देखो लास्ट मैसेज इसमें देख के बोल दो। अच्छा, लास्ट मैसेज मैंने कहा था कि भाई कंक्लूजन होना चाहिए हर बात का। एक तो ये है कि अगर अदाकारी का शौक है तो सही लोगों से राब्ता करें और उनकी मदद लें और सही जगह पे जाएं, आपको काम मिलेगा। और कुछ गलत नहीं होता, जैसे लोग होते हैं उनको वैसे लोग ज़िंदगी में मिलते हैं। दूसरी बात ये कि मेरे हस्बैंड अगर बीमार हैं तो वो अगर मैं इस बारे में बात करूं तो अपने करीब में लोगों को देखें। अगर आपको लगता है किसी में कुछ ऐसी अलग एक्टिविटीज़ आ रही हैं, कुछ मसला है, तो उनको बर वक्त इलाज करवाएं। इलाज के लिए बहुत सारे जहनी अमराज के अस्पताल हैं, वहाँ पर आप उनको सेलेक्ट करें, गूगल करें, देखें और वहाँ जाकर उस इदारे में उनको आप एडमिट करवाएं। मैं नहीं कहूँगी जमा कराएं, क्योंकि लफ्ज़ मुझे बड़ा गंदा लगता है, क्योंकि मेरे लिए ये वर्ड यूज़ किया गया था। उस एंकर ने कहा था कि बीवी जमा करा के भाग गई और बीवी यहाँ बैठी हुई है और सारे खर्चे अपने मियाँ के उठा रही है। क्योंकि ये मैं उनको फीडबैक दे रही हूँ, उन्होंने ज़िंदगी के जो मेरे साथ 8-9 साल बहुत अच्छे गुजारे और मुझे हथेली का छाला बना के रखा और मुझे आज़ादी दी, तो गद्दारी नहीं बनती बॉस, अपने पास तो नहीं बनती। कोई बात नहीं, दूर है, थोड़ा इलाज हो रहा है, 6-8 महीने, साल 1.5 साल अंदर है, लेकिन दिल से दूर नहीं है। हमदर्दी मेरे दिल में है और क्योंकि वो मेरे बच्चों के बाप हैं। ठीक है भाई, ये 2 चीज़ें ख़ास थी आज के अदाकारी के लिए सही जगह का चुनाव, और कोई बीमार है तो उसको सही जगह पे चुनाव करके आप अस्पताल में उसका इलाज करवाएं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। मुझे भी आपसे बातें करके बहुत मज़ा आया। मैं सादा सी एक लड़की हूँ और मुझे सादगी वाली बातें करना पसंद है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी, आपसे तो नहीं, किसी और दोस्त के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में जो बहारें चल रही हैं, अल्लाह पाक आपको और मज़ीद तरक्की दे और आपकी जैसी हिम्मत जो अभी आपने दिखाई है ना, ऐसी हिम्मत आपने हारनी नहीं है, क्योंकि आप हम सब के लिए एक मिसाल है। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में मुलाकात होगी एक अलग चेहरे के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।